अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा ज़फ़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो शो लेक्चर बाय हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेट हो जाता है लेक्चर अपलोड करने में, तो थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, लेकिन इंशाल्लाह लेक्चर ज़रूर आपको मिलेंगे और जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे दूसरे भी, ठीक है। तो आज जो है इंग्लिश 301 का लेसन नंबर 24 हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये वही जो लेसन नंबर 23 में हमने स्टडी किया हुआ है, ये सेम उसी का एक टॉपिक उठा के उन्होंने लेसन नंबर 24 बना दिया हुआ सारे का सारा, ठीक है। कि जो 23 में हाइडिंग या कुछ आउटलाइंस रह गई थी वो उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्राइब कर दी हैं, ठीक है। तो ऑलवेज की तरह मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो या जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लेक्चर सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो काइंडली वो जो हैं ऑल मेंबर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और ऑल वाला जो ऑप्शन होता है बेल आइकन पर उसको क्लिक कर दें। इससे ऑल नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। जैसे मैं कोई लेक्चर की वीडियो अपलोड करूँगी या कोई भी जीडीपी असाइनमेंट का सलूशन, तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलें टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो हमने लेंथ ही नहीं करनी, मेन चीज़ें आपको मैं बताऊँगी। तो आपने लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक वॉच करना है। जब आप अच्छे से सुनते हैं लेक्चर को तो आपको खुद ब खुद समझ आती है। और मैं भी कि ऐसा नहीं है कि मेरे लेक्चर्स की आपको समझ ना आती हो, ठीक है। बिकॉज A to Z तक मैं सारा डिस्क्राइब कर देती हूँ इधर अपनी तरफ से। बाकी आप लोगों का माइंड है कि आपका माइंड लेवल कितना हुआ है, कितनी जहानत के मालिक हैं आप, ठीक है। चलिए हम ना अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट लेटर लेसन नंबर 23 में पढ़ा हमने, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। ये सारा जो है लेसन नंबर 23, जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नहीं लिया वो जो है मस्ट इस लेक्चर को लें, ठीक है। ये देखें थर्ड वाली हेडिंग है एडजस्टमेंट लेटर। तो यहाँ पे जब आपको एडजस्टमेंट लेटर की डेफिनेशन भी आती है ना, तो स्टूडेंट्स आपने ये लेसन नंबर 23 में से कर लेनी है। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो एडजस्टमेंट लेटर लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने adjustment letter depend not only on what you say but also on how you say it. Always choose neutral or positive language in referring to a complaint, and adjustment letter should not be negative or suspicious, ठीक है। तो इतना आप कर लेना, साथ में इसकी टाइप्स देख लेनी है, तो आपका ये जो है ना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको कोई मज़ीद न्यू डेफिनेशन नहीं बना के दी कि आप इसको भी याद करें और उसको भी याद करें। जस्ट आपको एक ही डेफिनेशन आनी चाहिए एडजस्टमेंट लेटर की, जितनी भी आए अच्छे से आए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कंटिन्यू ऑफ लेसन नंबर 23। तो ये लेसन नंबर 23 हम रीड करेंगे। यहाँ पे कुछ आउटलाइंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाली आउटलाइन है एडजस्टमेंट लेटर, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कि ये अपने लेसन नंबर 23 से इसका सारा याद कर लेना। उसके बाद है एडजस्टमेंट लेटर में फर्दर उन्होंने इसकी मज़ीद जो है मतलब फर्स्ट आउटलाइन बनाई हुई है राइटिंग लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट, कि जब हम लेटर को राइट करते हैं तो उसमें रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। और उसमें दो तरह के होते हैं। व्हेन द बायर इज़ एट फॉल्ट, दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट जब हम लेटर को राइट करते हैं। फर्स्ट वाला व्हेन द बायर इज़ एट फॉल्ट, दूसरा व्हेन द थर्ड पार्टी इज़ फॉल्ट है। बायर और सेलर, जब भी कोई चीज़ हम सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं तो उसमें सेलर और बायर तो ज़रूर होंगे, ख़रीदने वाला और बेचने वाला, ठीक है। तो यहाँ बायर की बात हो रही है कि जब वो फॉल्ट होगा, जब वो कोताही करेगा, कोई गलती करेगा तब। और व्हेन थर्ड पार्टी इज़ फॉल्ट, जब कोई तीसरा पर्सन जो है वो गलती पे होगा। ये दो चीज़ें आएंगी जब हम रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट में होंगे, लेटर को राइट करें, क्लियर। उसके बाद क्रेडिट लेटर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद राइटिंग क्रेडिट लेटर्स क्या होते हैं ये देखेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉर क्रेडिट लेटर, कि क्रेडिट लेटर जो होता क्या है, ठीक है। फिर उसको किस तरह से राइट किया जाता है, देन उसका प्लान क्या है, पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या है, कैसे इसको मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद मॉडल लेटर्स क्या होते हैं। मॉडल लेटर्स की 2 टाइप्स होती हैं, वो मैंने लेसन नंबर में भी 23 में बताया हुआ है या 25 में, ठीक है। तो वो आपने इनकी लेटर्स की टाइप याद रखनी है कि मॉडल लेटर्स की कितनी टाइप्स हैं और इनके नेम्स क्या हैं। तो लेटर आस्किंग फॉर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, लेटर एक्सटेंडिंग क्रेडिट रिफ्यूजिंग, इसमें भी क्रेडिट्स पढ़ेंगे हम। तो चलें देख लेते हैं। फर्स्ट राइटिंग लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट।
ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो मैंने आपको बताया जस्ट आउटलाइंस है। इन सारी आउटलाइंस में से जस्ट जो इम्पोर्टेंस है डेट इज़ एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर का भी मैंने लेसन नंबर 23 में बता दिया, वहाँ से उसकी 3 टाइप्स आपने कर लेनी है और उसके बाद उसकी डेफिनेशन कर लेनी। क्लियर? अब ये ज़रा रीड कर लेते हैं क्या चीज़ है। व्हेन द बायर इज फॉल्ट, वो कह रहे हैं कि जब कोई बायर है वो गलती पे होगा, मिस्टेक पे होगा, तो क्या होगा? सपोर्ट द रीडर पॉइंट ऑफ व्यू इन योर बफर पैराग्राफ। स्टूडेंट पता क्या, मैंने ये लेक्चर जो है रीड किया है, ठीक है, तो इसमें से मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगा, यकीन करें, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। तो आपने पता क्या करना है, जस्ट इनके ना ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब कोई बायर फॉल्ट पे होता है, जब कोई बायर यानी ख़रीदार जो है वो गलती पे होता है, कोताही पे होता है, तो उसमें कौन से 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो वो ये 5 स्टेप्स हैं, हाइडिंग्स बनी हुई हैं, इन हाइडिंग्स को आपने अपने माइंड में रखना है और जस्ट एक दफ़ा इनके अंदर जो लिखा हुआ पैराग्राफ में वो रीड कर लेना है। मुझे पता है आप लोगों को समझ आ जाएगी, तो आप जो है इनको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, 1.5 से 2 लाइन तक, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। सपोज द रीडर पॉइंट ऑफ व्यू इन योर बफर पैराग्राफ, इसमें आपने देख लेना, इसके अंदर देखिए आप 2 लाइन्स लिखी हुई हैं। क्लियर? उसके बाद अश्योर द कस्टमर को अश्योर करें, यकीन दिलाएं कि डेट द रिक्वेस्ट इज़ अप्रिशिएटेड, उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, एंड हैज़ रिसीव इंडिविजुअल कंसिडरेशन, उसको इनफरादी तौर पर उस पर गौर व फिक्र भी किया जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला है प्रेजेंट द एक्सप्लेनेशन बिफोर द डिसीजन। डिसीजन से पहले वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन को प्रेजेंट करें। उसके बाद बी कोर्टियस इवन व्हेन आंसरिंग एन एंग्री और अ डिस्टॉर्टेड क्लेम, ट्राई टू लीव द रीडर इन अ प्लेजेंट फ्रेम ऑफ माइंड। ठीक है, ये तो आपने 5 पॉइंट याद रख लेने में यही बताया हुआ है थोड़ा थोड़ा कि यही होगा इसी टॉपिक के मुताबिक। बिकॉज के स्टूडेंट्स, मैं नहीं चाहती कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो, शॉर्ट लेक्चर्स हैं और आपको समझ भी आ जाए और टाइम भी जो है ना कम लगे वीडियोस पे, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सो इसको मैं रीड नहीं करूँगी, जैसे आपने खुद इनको रीड करना है। इनके 5 पॉइंट्स जो है, मतलब 5 हाइडिंग्स आपने याद रखनी है, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्लियर? यहाँ से इतना ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं, जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो अहम है ये वाला। यूज़ द इफेक्टिव बफर पैराग्राफ टेक्निक्स व राइटिंग बैड न्यूज़ लेटर। जब हम बैड न्यूज़ लेटर लिखते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम बैड न्यूज़ लेटर लिखते हैं तो उसमें कौन से स्टेप्स यूज़ होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, हाउ मैनी स्टेप्स आर यूज इन बैड न्यूज़ लेटर। then you will write there are 4 steps, that is buffer, explanation, stated or implied, apparently close। ठीक हो गया? तो ये अपने 4 स्टेप याद रखनी है। जब हम बफर पैराग्राफ तकनीक करते हैं तो उसमें बैड न्यूज़ लेटर में 4 स्टेप्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? बफर, एक्सप्लेनेशन, योर नो यानी स्टेटेड और इम्प्लाइड, देन apparently close। क्लियर होगा? ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपने इसको मस्ट प्रिपेयर करना है। ये अहम था इस टॉपिक में अभी तक। और एडजस्टमेंट लेटर, यहाँ से भी कुछ नहीं करने वाला, ये लेटर्स हैं वही, ये आम सी छोटी छोटी बातें हैं, आप खुद रीड करेंगे आपको पता चला। आप छोटे स्टूडेंट्स हैं, कोई जोलॉजी का स्टूडेंट्स है, कोई CS का आ रहा है, तो कोई कुछ, ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना इनको बताने की ज़रूरत होती है, खुद आप रीड करेंगे, ठीक है। ये सारे लेटर्स हैं, इनका कोई पर्पस नहीं था खास, जस्ट उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि इस तरह से जो है होता है। अच्छा, व्हेन द थर्ड पार्टी इज़ फॉल्ट, ये सेकंड वाली आउटलाइन, जब तीसरा बंदा जो है वो गलती पर होगा तो क्या होगा? यू हैव 3 ऑप्शन, इसके 3 ऑप्शन होंगे कि वो क्यों थर्ड पार्टी जो है फॉल्ट है, कोताही पर है। ऑनर द कस्टमर क्लेम्स विद स्टैंडर्ड गुड न्यूज़ लेटर एंड नो एडिशनल एक्सप्लेनेशन, कि इसमें कोई भी इजाफी जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल है, इजाफी तौर पर वो नहीं होगी, ऐड नहीं होगी। ऑनर द क्लेम बट एक्सप्लेन दैट यू आर नॉट रियली एट फॉल्ट, कह रहे हैं कि जो ओनर है उसको एक्सप्लेन तो आप करें, सॉरी जो ओनर है, ओनर का जो क्लेम है इसको छोड़िए, ओनर द क्लेम इस चीज़ को छोड़िए आप, बट एक्सप्लेन दैट यू वर नॉट रियली एट, वो कह रहे हैं अपनी बात बताएं और ये भी साथ बताएं कि आप वाकई में रियली तौर पर गलती पे नहीं है, कोताही पे नहीं, यू आर द करेक्ट, यू आर राइट, ठीक।
टेक नो एक्शन ऑन द क्लेम पर कोई भी एक्शन नहीं ले, एंड सजेस्ट दैट योर कस्टमर फाइल अगेंस्ट द फर्म दैट कॉज द डिफेक्ट और डैमेज। यहाँ तक कि आपने इसके 3 ऑप्शन याद कर लेने हैं कि जो थर्ड पार्टी जब फॉल्ट होती है तो उसमें क्या लिखते हैं या क्या पॉइंट्स होंगे उसके, ठीक है। अगर इसके बारे में आ भी जाता है आपको तो आपने ये लिख देना। उसके बाद ये ज़रा MCQs है, क्विज है कि दिस लेटर विल बी रिटन व्हेन नाइदर द कंपनी नॉर द कस्टमर इज इंटायरली एडवर्स। वो कह रहे हैं कि दिस लेटर विल बी रिटन, ये जो लेटर है वो कब हम लिखेंगे, जब कंपनी और कस्टमर दोनों ही मुकम्मल तौर पर अपनी गलती पे नहीं होंगे। इज़ इंटायरली एट फॉल्ट नॉट द कस्टमर इज़ इंटायरली एट फॉल्ट, ठीक है। उसके बाद ऑफ द अदर 2 ऑप्शन, द फर्स्ट इज़ मोर अट्रैक्टिव। इसके 2 अदर ऑप्शन भी होते हैं लेकिन जो फर्स्ट वाला वो मोर अट्रैक्टिव होता है, ये आपने MCQs याद रखना। उसके बाद फॉलो दिस स्टेप व्हेन राइटिंग अ लेटर कंप्रोमाइजिंग ऑन एन एडजस्टमेंट। अच्छा, वो कह रहे हैं वो कौन से स्टेप होंगे, मतलब ये वो 5 स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करेंगे जब हम एक लेटर को राइट करेंगे, और वो जो लेटर है वह किस पे डिपेंड कर रहा होगा, एक एडजस्टमेंट पे, ठीक है। ये अपने याद रखना। तो वो कौन कौन से 5 स्टेप पहले भी हमने पढ़ लिए हुए हैं। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्लाइड, ये थर्ड वाला 4 वाला न्यू आया, काउंटर प्रपोजल और कंप्रोमाइज़। उसके बाद फ्रेंडली क्लोज, ये वही 4 या 5 पॉइंट है, तो आपने इनको कर लेना है। ये टोटल 5 ही हैं, ठीक है, तो 5 करने हैं आपने। क्रेडिट लेटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, आप promise of future payment in cash or kind given in exchange for good or service is called credit। क्लियर होगा, ये इसकी डेफिनेशन है। It is the instrument which enable manufacturer, procedure, retailer and customer to obtain good at a time when they can be used or sold even if ready cash is not। जब कोई भी रेडी कैश अवेलेबल नहीं होगा तब हम क्या कहेंगे, इसके जो इंस्ट्रूमेंट है जो अनेबल होते हैं इसके लिए, जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, मतलब तैयार किए जाते हैं प्रोसीजर के तौर पर, रिटेलर के तौर पर, एंड कंज्यूमर टू ऑब्टेन। द मेजर रीज़न कस्टमर विश टू establish credit is convincing customers can buy now and pay later। ये अपने पॉइंट्स याद कर लेनी है ज़रूरी है, बस यहाँ से क्रेडिट लेटर की डेफिनेशन थी वो मैंने हाईलाइट की, वो आपने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद लेटर कंसर्निंग क्रेडिट फॉल इनटू दीज बेसिक कैटेगरी। जो लेटर क्रेडिट होता है उसकी 2 बेसिक कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अपने याद रखनी है कि जो लेटर क्रेडिट है उसकी वो कितनी कैटेगरीज में फॉल करता है, तो वो 3 कैटेगरीज में फॉल्स करता है, ये मैंने हाईलाइट किए पॉइंट्स में। लेटर इज रिक्वेस्टिंग क्रेडिट, लेटर एक्सटेंडिंग क्रेडिट, लेटर रिफ्यूजिंग क्रेडिट, ठीक हो गया। ये 3 आपने पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब लेटर जो है क्रेडिट लेटर जो है वो उसकी कितनी बेसिक कैटेगरीज हैं, 3 हैं, वो मैंने बता दी, अपने कर लेनी। ये भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट, क्वेश्चन आ जाए अगर आपको, मे भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह से आप जो है ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट, अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट करनी है, फर्ज करें रीडर को करनी है, किसको भी रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, तो आप किस तरह से उसको डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट रिक्वेस्ट किस तरह से करेंगे। एक बात होती है इनडायरेक्ट तौर पर, एक होती है डायरेक्ट तौर पर। देखें, जो फ़र्ज़ करें आपने अपने किसी रिलेटिव से बात करनी है, फ़र्ज़ करें अपने पेरेंट्स से बात करनी है, अपनी मदर से बात अपने करनी है, ठीक है, वो बात कुछ इस तरह की है कि मतलब नहीं करने वाली, लेकिन आप क्या कर देते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। कोई भी उसका सही से इशू नहीं लेते, समझ रही है ना बात को, मतलब वो बात करने वाली नहीं होती, वो थोड़ी घुमा फिरा के करने वाली होती है, लेकिन आप क्या कर देते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं उनको, ठीक है। तो ये होती है डायरेक्ट चीज़। इस तरह से आपने अगर कोई चीज़ लेनी है उसकी आपने रिक्वेस्ट करनी, तो वो आप डायरेक्ट कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये आपने 4 पॉइंट इसमें याद रख लेने हैं कि जब हमने कोई डायरेक्ट रिक्वेस्ट करनी है तो हमने कैसे करनी है, तो इस तरह से करेंगे। फर्स्ट इज द ओपनिंग टू रिफ्लेक्ट द assumption that the reader will respond favorably to your request। then second point is parse the opening so clearly and simply that the main idea cannot be misunderstood। write in a polite and demanding personal tone। वो कह रहे हैं कि उसको आप पोलाइटली तौर पर, शाइस्तगी तौर पर, ठीक है, सॉफ्ट टोन में इसको ना आप, और कोई भी डिमांड नहीं होनी चाहिए, पर्सनल टोन होनी चाहिए, वही ना कि उसमें जब हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हैं उसमें तो कोई डिमांड होती नहीं है।
Perfect the request with a sentence or two of explanation, possibly a statement of the problem that the response will solve. Clear. तो स्टूडेंट्स ये 4 पॉइंट तो ये अपनी याद रखनी भी और क्वेश्चन है. उसके बाद जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल, ये जस्ट आपके खुद रीड करने वाले हैं, इसमें कुछ नहीं आने वाला. ये भी लेटर्स हैं, ये भी नहीं आएगा कुछ भी मेरे ख्याल से. हाँ जी, ये नहीं ज़रूरी. उसके बाद लेटर आस्किंग फॉर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ से एक MCQs आ रहा था मेरे माइंड में, तो मैंने हाईलाइट कर दिया कि जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसको आपने स्किप नहीं करना. जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसे ऑब्टेन होती है, कैसे हासिल होती है, कैसे हम अचीव कर सकते हैं, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. और वो सोर्सेज कौन कौन से हैं? दैट इज़ बैंक्स, कमर्शियल एजेंसीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ETC. क्लियर हो गया. नेक्स्ट देख लेते. बाकी ये सारे जो है ना जस्ट रीड करने वाले, इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला, बिकॉज कल लेक्चर डिलीवर करने से पहले मैं खुद जो है लेक्चर को रीड करती हूँ, फिर ये आपको समझाती हूँ और बताती हूँ, ठीक है. उसके बाद ये एंड पे शॉर्ट क्वेश्चन है कुछ कि रिफ्यूजिंग क्रेडिट जो है, ये देख लेते हैं क्या होता है. एवरी क्रेडिट रिफ्यूज़ल लेटर हैज़ 2 ऑब्जेक्टिव्स. कौन कौन सी? इसमें भी 2 ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इसके 2 टाइप्स हैं रिफ्यूजिंग क्रेडिट की. कौन क्या क्या होती है? टू से नो टैक्टफुली, उसको टैक्टफुली तो हम नहीं कह सकते. टू कीप द गुड विल ऑफ द कस्टमर. तो ये 2 चीज़ें जो हैं, 2 ऑब्जेक्टिव हैं रिफ्यूजिंग क्रेडिट की, ठीक है. तो अपने याद रखें ये शॉर्ट क्वेश्चन. उसके बाद देयर आर वेरियस रीज़न फॉर रिफ्यूजिंग क्रेडिट, द मेन वन है. अच्छा, ये जो क्रेडिट रिफ्यूजिंग है ये क्यों होता है, किस वजह से होता है? ये नहीं भी तो होना चाहिए. इसको क्या ज़रूरत थी इस टॉपिक में आने की, या फिर क्या मकसद है इसका, इस सैम्पल को रखने का, ठीक है, इस टॉपिक को रखने का? वो इस वजह से, इसकी कुछ रीजंस हैं. वो कौन कौन सी हैं? जिनमें से मेन 3 रीज़न ये है, 3 बड़ी वजूहत ये हैं. लैक ऑफ एस्टैब्लिश्ड क्रेडिट की कमी होती है. ओवर एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट विच मे रिजल्ट in an inability to pay bills on time, unwillingness to pay rent which is odd according to credit reporting agencies. ठीक है, तो ये 3 मेन रीजंस होती हैं, वेरियस रीजंस हैं फॉर रिफ्यूजिंग क्रेडिट. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अपनी याद कर लेना. उसके बाद बफर का तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज के ये जो हमारे मिड टर्म हुए हैं उसमें बफर का शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है. तो जो बफर की डेफिनेशन है वो आपने कर लेनी अच्छे से याद, 1.5 से 2 लाइंस में, ठीक है. तो अब बहुत पीछे जाके जो है ना मुझे बफर की डेफिनेशन ढूंढनी पड़ेगी और आपको देनी पड़ेगी. सो आपने बफर की डेफिनेशन जो है पिछले जो मिड टर्म हुए हैं उनमें है एक लेसन नंबर में भी 12, 30, 40 जो भी आपने देख लो, उसमें बफर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से मैंने समझाई हुई, हाईलाइट भी की है, तो वो आपने देख लेनी, ठीक है. बाकी ये बफर की डेफिनेशन जो है इधर से भी आप कर सकते हैं 3-4 पॉइंट. एलिमिनेट अपॉलजीज एंड नेगेटिव साउंडिंग वर्ड्स. तो ये जो है एलिमिनेट करता है अपॉलजीज़ को और नेगेटिव साउंड वर्ड्स को. फिर एज द बफर टू अवॉइड मिस लीडिंग द रीडर. लिमिट द लेंथ ऑफ द बफर. बफर की कोई लेंथ होती है, ठीक है, कोई लिमिट होती है इसकी. एक्सप्रेस एप्रिसिएशन फॉर क्रेडिट रिक्वेस्ट. इंट्रोड्यूस रिलीज रीसेल इंफॉर्मेशन. मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम द फेवरेबल टू अनफेवरेबल मैसेज. तो स्टूडेंट्स ये जो है ना बफर की कुछ पॉइंट्स ही अपने कर लेने हैं, बाकी डेफिनेशन उधर से करनी है, गूगल से आप सर्च करने के लिए. और ये जो मैं आपको लेक्चर डिलीवर करती हूँ ये आपने अच्छे से करना है याद, ठीक है. इसमें आप ही का फ़ायदा है. मेरे तो प्रैक्टिकल जो हो रहे हैं, ठीक है, तो आने जाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. सुबह घर से निकलते हैं और शाम को जो है आ जाते हैं वापस, कोई पता नहीं खुद का भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं. तो इसी तरह से ना ये डेज़ गुजरे हैं. तो अभी भी आज भी मैंने मेरा प्रैक्टिकल आज भी मैंने जाना है, तो टाइम जो है मैंने बहुत मुश्किल से मैनेज किया. अभी थोड़ी देर बाद मैंने तैयारी करनी है. सो स्टूडेंट्स ये मत सोचिएगा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं तो मैम लेक्चर नहीं बनाती, ऐसा नहीं है, टाइम मैनेज करना पड़ता है, ठीक है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे. बाकी जब आप लेक्चर सुनते हैं तो साथ साथ जो है हाईलाइट करते जाया करेंगे, क्योंकि जिस दिन आपका पेपर हो तो आप उसे 1-2 दिन पहले जो आप वो देख लें मेन चीज़ें, ठीक है. तो साथ साथ ही अपनी तैयारी करें, आपकी अच्छी CGPA आ जाएगी इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. तो इसी तरह से आप दुआ में मुझे याद रखिएगा
और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिए, और अपने फीडबैक जो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर किस तरह का लगा, ठीक है। और इसमें मुझे किस तरह की जो है अपनी सारा कुछ करवाना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की भी समझ ना आए स्टूडेंट, विदाउट एनी हेजिटेशन आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, टेक योर सेल्फ।